जो परिभाषा आपके सीआरपीसी में थी वही परिभाषा आपके बीएनएसएस में भी दी गई है। सेम परिभाषा है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्थान के अंतर्गत ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी हैं। सीआरपीसी वाली तरफ देखते हैं तो यहाँ भी सेम है कि स्थान के अंतर्गत ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी है। दोनों में सिर्फ अंतर क्या है कि इनके ABCD में ही अंतर है, इसके अलावा दोनों की परिभाषा सेम है। 2 धा में बीएनएसएस में है और 2 ता में सीआरपीसी में है। यानी कि अगर हम इसका देखें स्थान की तो 2S में प्लेस बताया गया है और सीआरपीसी में 2P में बताया गया है। 2R में पुलिस थाने का भाषा का अधिकारी था और 2S में प्लेस का बताया गया है डेफिनेशन। इसमें कोई विशेष नहीं, बस ये देख लीजिए ग्रह, भवन, तंबू, यान, जलयान। कितनी चीज़ें हैं? ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान इसके अंतर्गत है। टोटल 5 चीज़ें आती हैं, यह स्थान आता है। फिर अगली परिभाषा देखते हैं तो सीआरपीसी में एक परिभाषा थी पहले प्लीडर की परिभाषा, जिसे बीएनएसएस में स्थान नहीं दिया गया, उसे हटा दिया गया है। क्या थी? एक बार हम इसको सही नज़र से देख लेते हैं। प्लीडर की परिभाषा में किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसा न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे प्लीडर बताया गया है कि प्लीडर ऐसा व्यक्ति है जो विधि व्यवसाय करने के लिए आता है, यानी कि वकील हो गए, और इसके अंतर्गत अन्य व्यक्ति जो ऐसी कार्रवाई करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से यानी कि कोर्ट की परमिशन से जो नियुक्त होता था वो सब प्लीडर के परिभाषा में आता था। बीएनएसएस में इसकी परिभाषा को हटा दिया गया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसे ध्यान में रखना तो है ही है कि ये परिभाषा थी, इसे हटाया गया है, और थी तो क्या थी ये तो हमने आपको बता दिया। अगली परिभाषा देखते हैं, पुलिस रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है पुलिस रिपोर्ट की। अब इसको देख लेते हैं। पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा, पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 21T में बीएनएसएस में दी गई थी और सीआरपीसी में 2R। सीआरपीसी में तो बहुत आसान था, R से रिपोर्ट, R में रिपोर्ट याद हो गई थी, लेकिन बीएनएसएस में T में परिभाषा आ गई अब तो, यानी कि ना में आ गई पुलिस रिपोर्ट। ना लोग कहते हैं पुलिस रिपोर्ट नहीं लगी, चलो ठीक है लगवाते हैं। बीएनएसएस देखते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की धारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। सीआरपीसी की तरफ देखते हैं तो पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की धारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। तो दोनों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि दोनों में विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ धारा का अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट मानी जाती है। ये चीज़ दोनों में कही गई। अंतर क्या है? दोनों में धाराओं का अंतर, यानी कि सीआरपीसी में 173(2) के तहत जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजता था वो आती थी, वही रिपोर्ट अगर हम बीएनएसएस में भेजते हैं तो वही रिपोर्ट 193(3) में भेजी जाती है। वो पुलिस अधिकारी अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो कोर्ट में भेजता है वही रिपोर्ट है। सेम चीज़ें सेम है, सेंस भी सेम है, बस धाराएं बदल गई हैं इस वजह से थोड़ा सा, बाकी दोनों में चीज़ें एक ही है, ठीक है। और पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देना चाहेंगे कि पुलिस रिपोर्ट 2 तरह की होती है। एक होती है जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे अब थोड़ी सी कहानी समझिए, किसी मामले में FIR दर्ज हो गई, अब क्या होगा, FIR दर्ज होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 चीज़ें होती हैं। अगर उस मामले में साक्ष्य पर्याप्त हैं या लगता है मैटर बनने लायक साक्ष्य इकट्ठा हो गए हैं तो ऐसी दशा में पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है। पुलिस रिपोर्ट साक्ष्य कंप्लीट होने का भी होता है। और अगर इन FIR दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया, लग रहा है कि जिस मामले में FIR दर्ज कराई गई है ऐसा कोई मामला नहीं बनता है, तो वहाँ पे भी जो है पुलिस रिपोर्ट ही भेजी जाती है, लेकिन उसका नेचर चेंज करके उसे साक्ष्य पर्याप्त की दशा में, यानी कि खात्मा रिपोर्ट भी कहते हैं या FR भी कहा जाता है कि फाइनल रिपोर्ट लग गई, लेकिन वो होती तो रिपोर्ट ही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी है पुलिस थाने की।
पुलिस थाना क्या है? पुलिस थाना भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। ये देख लीजिए पुलिस थाना कहाँ परिभाषा गया, सीआरपीसी में 2R में पुलिस थाना परिभाषा गया, जबकि सीआरपीसी में पुलिस थाना जो था वो S में था, 2S में पुलिस थाना था, जबकि BNSS में 21U में पुलिस थाना हो गया। यू में यानी कि पा में पुलिस थाना। हिंदी में तो याद करने में बहुत आसान है, पा से पुलिस थाना, पा से पा, ठीक, ये हो गया। क्या बताया गया कि पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान विपरीत है जिसे राज्य सरकार या साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई चौकी भी हो गया या कोई ऐसा स्थान हो गया जिसे सरकार द्वारा पुलिस थाना घोषित कर दिया कि अब यह स्थान थाना माना जाएगा। अब इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निमित्त कोई भी निर्दिष्ट या कोई स्थान भी क्षेत्र, यानी कि कोई चौकी भी आती है पुलिस थाने के अंतर्गत, या कोई ऐसा स्थान बना दिया जाएगा कि अब से ये स्थान पुलिस थाना समझा जाएगा, तो वो आएगा। इधर देख लेते हैं, इसमें भी सेम परिभाषा, विशेष कोई अंतर नहीं है कि पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान विपरीत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। ठीक है, इसमें कोई आपको विशेष नहीं, कुछ खास इम्पोर्टेंट है, बस आप देख लीजिए कि धारा 2 में पुलिस थाना बताया गया, सीआरपीसी में धाम में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो सीआरपीसी में अब यहाँ पे देखिए ज़रा, तो सीआरपीसी में 2 खंड नाम में विहित की परिभाषा दी गई थी। इसमें बताया गया इस संहिता के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, परंतु BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस परिभाषा को भी स्थान नहीं दिया गया, अब हटा दिया गया। अब हम अगली परिभाषा पर आते हैं, तो अगली परिभाषा हमारी है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक को BNSS में 2 में परिभाषित है, जबकि इसे पा में परिभाषित किया गया है। इसको हम देखते हैं, इसके अंतर्गत हम देखें तो देखते हैं इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है कि लोक अभियोजक से धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है। ये हमारी BNSS की परिभाषा हो गई। सीआरपीसी में देखते हैं तो धारा लोक, इसमें बताया गया है लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है। अब दोनों परिभाषाएं सेम है, सिर्फ धारा का अंतर है। इसमें धारा 18 के अधीन BNSS में बताया गया, जबकि सीआरपीसी में धारा 24 के अधीन बताया गया है कि इसके अंतर्गत जिनको नियुक्त किया जाता है विशेष सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं लोक अभियोजक को धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति विपरीत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के, यानी कि जो धारा 18 के अधीन जिन व्यक्तियों को लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है वे व्यक्ति आते हैं। 2 लोग इसमें बताए गए। दूसरा कौन आता है कि जो इनके निर्देशों के, यानी कि लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन जो कार्य करता है वो भी लोक अभियोजक की परिभाषा में आता है। ये इतना इन्होंने बताया। अब अगर हम देखते हैं धारा 18 BNSS के अंतर्गत अगर हम जाएं, अब धारा 18 पे अगर हम आते हैं तो उसकी बात करें तो उसमें बताया गया है कि लोक अभियोजक नियुक्त होने की पात्रता बताई गई है कि जो व्यक्ति 7 साल तक के अधिवक्ता का अनुभव रखता है वह व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त जाना है तो ऐसी दशा में जो पात्रता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। उसकी प्रैक्टिस जो है 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 वर्ष तक जो किसी व्यक्ति ने वकालत का अनुभव रखा हुआ या वकालत किया हुआ है तो वह व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के पात्र माना जाता है। सीआरपीसी में अगर हम जाएं तो वहाँ पे मैंने बताया था 2U में जो है लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया। उसके अंतर्गत बताया गया था कि 2 खंड धारा 24 के अंतर्गत जो लोक अभियोजक न्यायाधीशों के मामले में अभियोजन का संचालन करते हैं वे लोक अभियोजक होते हैं और इनके निर्देशों के अधीन जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे भी लोक अभियोजक की परिभाषा में आते हैं। अब अगर हम आगे अब देखें तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लोक अभियोजक की परिभाषा भी। अगली परिभाषा पर हम जाते हैं तो देखते हैं 2 खंड बा में उपखंड की परिभाषा दी गई है, जबकि सीआरपीसी में 2V में उपखंड की परिभाषा दी गई थी, यानी कि बा में उपखंड है, इधर भी फा में उपखंड। क्या बताया गया कि किसी जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है। सीआरपीसी की श्रेणी में देखते हैं तो बताया गया उपखंड से कोई जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है। तो ये हमारी परिभाषा भी कंप्लीट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ऐसे देख लीजिए। अगली परिभाषा जो हमारी आई है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्री मेंस इंटरव्यू दोनों के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी ये वाली परिभाषा। हम इसमें देखते हैं तो ये हमारी अगली परिभाषा है समन मामला। छोटा सा शब्द है, 2 शब्दों का, समन मामला।
क्या है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समन मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो किसी अपराध से संबंधित हो जो वारंट मामला नहीं है। सिंपल सा कि अगर ऐसा मामला है कि वो किसी संबंधित है अपराध से और वो क्या नहीं है, वो वारंट मामला नहीं है। दो चीजें आ गई, ठीक। सीआरपीसी में डेफिनेशन में देखते हैं तो बताया गया समन मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो किसी अपराध से संबंधित और जो वारंट मामला नहीं है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं किया गया। सिर्फ जो सीरीज है का खा या ABCD वाली, सिर्फ उसी में अंतर किया गया है। BNSS में भा में बताया गया और CRPC में टू बा में बताया गया है समन मामला। अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है इनके बारे में, क्योंकि ये जो है आपका प्री मेंस इंटरव्यू दोनों तीनों स्टेजेस पे काम करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके आपको डीपली जाके समझना होगा। देखिए ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित है, अपराध की परिभाषा हमने अभी आपको बता दी ऊपर जाके, इससे पहले हमने आपको अपराध की परिभाषा बताई, ठीक है। तो क्या है ऐसा मामला, अपराध से संबंधित हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ें क्या है कि ये जो मामला है वो वारंट मामला नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें निकल के आई। फिर अब देखते हैं तो अब ऐसा अपराध जिसमें दंड 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का कारावास या केवल जुर्माने से दंड हो। ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास के सिवाय दंड का जिन मामलों में उपबंध किया गया है वे मामले समन मामले माने जाते हैं। यानी कि जो 2 वर्ष से कम के मामले हैं जिसमें 2 वर्ष पूरा 2 वर्ष की सजा दी गई है या 2 वर्ष से कम की सजा 1 वर्ष हो गया, 6 महीने हो गए या 1.5 वर्ष, कितनी भी सजा, ये 2 वर्ष तक या उससे कम के जितने भी सजा वाले होते हैं या केवल जुर्माना हो गया, वे सभी मामले कैसे मामले होंगे, समन मामले माने जाएंगे। अब देखिए सीआरपीसी जब 1898 में जब बनी थी, हमने आपकी जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसका पूरा इतिहास बताया था। तो वहाँ पे समन मामला जो माना जाता था जिसमें केवल 6 महीने की सज़ा दी जाती थी, 6 महीने की सज़ा, कारावास कितना होना चाहिए, 6 महीने तक, या केवल जुर्माने से दंड नहीं था, वो समन मामला माना जाता था 1898 में। फिर इसमें संशोधन हुआ, देखिए पूरा इतिहास में बता रही हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। 1955 में संशोधन किया गया और इसकी सीमा को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी कि 1898 वाली सीआरपीसी में समन मामला कौन हुआ करता था जिसमें 6 महीने की सज़ा, कारावास की सज़ा दी जाती थी या केवल जुर्माना। और फिर 1955 में संशोधन करके इसकी जो सीमा थी बढ़ा करके 1 वर्ष कर दी गई। फिर चेंज करके 1973 में इसकी सीमा 2 वर्ष तक कर दी गई। इससे क्या समझ में आ रहा है कि समन मामला की जो परिभाषा है उसका पैरामीटर बदलता रहता है। 1898 में केवल जुर्माने से दंडनीय और या जो 6 महीने की सज़ा वाले, कारावास की सज़ा वाले अपराध थे वे माने जाते थे। फिर 1955 में चेंज करके 1 वर्ष तक किया गया। फिर 1973 सीआरपीसी जो थी 1973 वाली, उसमें इसकी सज़ा 2 वर्ष तक कर दी गई। अब समन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, समन कहते नहीं, कोर्ट से समन आया, समन, तो ये समन का शाब्दिक होता है बुलावा पत्र, यानी कि कोर्ट से बुलावा आया है पर्टिकुलर, जिसमें तारीख बताई गई है, उस कोर्ट पे आप हाजिर हुए। समन न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, समन न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और इस पर जो कोर्ट का जो अधिकारी होता है, जिसे पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उसका हस्ताक्षर होता है और उसकी एक मुहर लगी होती है, हस्ताक्षरित और मुहर लगी, जिसे मुद्रांकित कहा जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं मुद्रा लगी हुई, यानी कि मुहर लगी हुई है। और ये सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जिसको कोर्ट में हाजिर होना है या जिसे न्यायालय बुलाना चाहती है। और जो समन होता है वो हमेशा 2 कॉपीज में जाता है। एक कॉपी जिसके नाम समन जारी किया गया उसको दे दिया जाता है, दूसरी कोर्ट में वापस आ जाती है। और इस समन के बारे में द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में भी बताया गया है। जबकि साक्षी के नाम समन का प्रारूप कौन सा है, तो साक्षी का प्रारूप 34 में बताया गया है, में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। समन लेने से इनकार करना अपराध नहीं होता है। सीआरपीसी और बीएनएसएस की धारा 227(1)A में बताया गया कि अगर न्यायालय को लगता है कि कोई मामला समन मामला प्रतीत होता है और अभियुक्त की हाजिरी के लिए वो समन जारी करेगा, और अगर मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन या वारंट जारी कर सकता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं होता है। इसका अपवाद है कि धारा 90 में दिया गया कि जहां न्यायालय समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी
कर सकता है। ये हमने इसकी परिभाषा देख ली और इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी हमने बता दिया। अगली परिभाषा की ओर हम चलते हैं। तो समन के बाद जो हमारी परिभाषा है वो हमारी आती है पीड़ित की परिभाषा। पीड़ित की परिभाषा, ये परिभाषा बताई गई है 21Y में परिभाषित किया गया है। क्या है पीड़ित व्यक्ति, जबकि सीआरपीसी में 2W में परिभाषित किया गया था। देखिए थोड़ा सा अंतर दोनों परिभाषाओं में। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि पीड़ित से कोई ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है। अब इधर देखते हैं सीआरपीसी में। तो देखिए सीआरपीसी में पीड़ित की परिभाषा मूल परिभाषा नहीं थे, इसे संशोधित करके बाका में जोड़ा गया था और बताया गया था कि ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिससे उस कार्य या लोभ के कारण हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए उस अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी आता है। ये तो हमने बेयर की लैंग्वेज देख ली। अब थोड़ा सा इसके बारे में तोड़ के हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीड़ित जो सामान्य शब्दों में हम देखते हैं, तो पीड़ित से क्या पता चलता है? पीड़ित व्यक्ति कौन होता है? जिसे कोई कष्ट हो, हानि हुई हो, तकलीफ हुई हो, ठीक है, जैसे किसी को नुकसान हुआ हो या किसी को क्षति हुई हो, उसके अंदर उसके जो संरक्षक हैं, वारिस हैं, वो सभी इसके परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं तो ये क्षति या जो हानि हुई है ये कैसे हुई हो? तो वो किसी के कार्य से हुई हो या किसी के ऐसे लोभ के कारण हुई हो। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो हमने बताया पीड़ित तो स्वयं आता है, और इसके अलावा उसके जो विधिक वारिस हैं या उसके संरक्षक हैं वो भी आता है। सीआरपीसी की धारा 395 में पीड़ित को प्रतिकर देने का आदेश न्यायालय दे सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। बताया गया कि जब कोई न्यायालय कोई दंडादेश देता है, जब यह आदेश दे सकता है कि जुर्माने का कोई भाग प्रतिकर के रूप में पीड़ित को दे सकता है। यानी कि जब जजमेंट आता है तो वहाँ पे कोर्ट चाहे तो वहाँ पे कह सकता है कि जुर्माने की इतनी रकम जो पीड़ित पक्षकार है उसको दिया जाए, ये कोर्ट आदेश कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो BNSS की धारा 395 में बताया गया है। और जो हमारी जो संहिता है ये BNSS की धारा 396 के तहत इसकी पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में भी प्रावधान किया गया है। और ऐसे प्रतिकर का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है कि पीड़ित प्रतिकर का निर्धारण या जो प्रतिकर का निर्धारण है वो कौन करता है? ये MP में कई बार एग्जाम में पूछा गया। जब मैं खुद एक एग्जाम में कंडक्ट कर रही थी तो वहाँ पे मेरे सामने भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रतिकर का निर्धारण कौन करता है, कितना दिया जाएगा कितना नहीं, ये निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्वेश्चन है। तो ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आवेदन दिए जाने के 2 माह के भीतर ऐसा आदेश किया जाता है। ये आपको हो गया। सीआरपीसी में कि हम देखते हैं तो सीआरपीसी में आपको बता ही चुके हैं कि सीआरपीसी में मूल परिभाषा नहीं थे। इसे सन 2009 में यानी कि 31 दिसंबर 2009 में इस धारा को जोड़ा गया था। ये मूल धारा सीआरपीसी यानी कि 1973 की जो सीआरपीसी थी उसमें ये मूल धारा नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया था। और इसमें जो पीड़ित के बारे में जो प्रावधान था सीआरपीसी में धारा 357 में दिया गया है, और 357 में 357A में इसकी स्कीम की बात की गई है। अब हम अगली डिफिनेशन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपकी सारी लगभग डिफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2 चीज़ें बची हुई है। देखिए वारंट मामला आपकी बस आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन है वो वारंट मामला है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, बस आपकी ये डिफिनेशन भी कंप्लीट होने वाली है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होने वाली है। वारंट मामला की परिभाषा हम देखते हैं तो वारंट मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। सीआरपीसी में भी सेम परिभाषा है कि वारंट मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। सेम चीज़ें हैं कि जो 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय है, उसमें मृत्यु दंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो ये सभी अपराध या मामला क्या होंगे? तो ये वारंट मामला होंगे। ठीक है, तो हमारी सिंपल सी परिभाषा इतना कह के चुप हो गए। क्या हमें इतने से सब समझ आ गया? सारे फैक्ट क्लियर हो गए? नहीं क्लियर हुए। इसीलिए मैं आपको हर डिफिनेशन पे एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ। आप उनको अच्छे से समझ, अगर आप उनको अच्छे से नोट भी करते रहें तो आपके मेंस की चीज़ें तैयार होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ऐसा मामला हम आपको बता ही चुके हैं जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास
या 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय है। देखिए 2 वर्ष से कम की सज़ा होगी तो हम क्या मानेंगे, समन मामला। 2 वर्ष से अधिक का दंड है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है, तो वो कौन सा मामला होगा, वारंट मामला। दोनों में चीज़ें अंतर होगी। देखिए आप एक तरफ समन रखिए, एक तरफ वारंट रखिए और दोनों को अच्छे से समझिए। पहले वारंट मामला समझ लीजिए, फिर दोनों में अंतर करा देते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो हो गया 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास या दंडनीय मामले वारंट मामला होता है, समझिए। अब हम अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं, सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट या एक अधिक पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाता है, ठीक है। परंतु कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का वारंट प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया। देखिए वारंट मामला हम पढ़ रहे हैं तो वारंट के बारे में भी तो जानना चाहिए। वारंट के बारे में भी इस संहिता में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो पहले वारंट मामला देख लिया कि जो 2 वर्ष से अधिक का है, मृत्युदंड, आजीवन का, वे सभी मामले क्या होंगे, वारंट मामले होंगे। और वारंट जो जारी होता है वो पुलिस अधिकारी द्वारा जारी होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी जारी कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जाके उसका एग्जीक्यूशन करवा सके, ठीक है। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। वारंट एक प्रति में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, एक प्रति में जारी किया था। अभी हमने समन बताया था, 2 कॉपी बताई थी। यहाँ पे देखिए ये भी अंतर भी हो गया है। देखिए बहुत बड़े अंतर हुआ, समन 2 प्रतियों में, वारंट 1 प्रति में जारी किया जाता है। पुलिस अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि जो वारंट में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उस व्यक्ति को हाजिर कराए, गिरफ्तार करके लाया जाए यहाँ पर। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं हो। इस खंड में उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट यदि उचित समझे तो वारंट मामलों में गिरफ्तारी का वारंट ना जारी करके समन भी जारी कर सकता है। बिल्कुल। संहिता की धारा BNSS 90 के तहत समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत प्रावधान अगर हमें देखना है तो 72 से 83 तक में दिया गया है। गिरफ्तारी का वारंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है जमानती, दूसरा अजमानती, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़े से एक नज़र हम CRPC वाले प्रोविजन पे भी डाल लेते हैं। 2X में वारंट मामला बताया गया, सेम परिभाषा है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय जो मामले होते हैं वो वारंट मामले होते हैं। धारा 204 खंड 1B CRPC में प्रावधान किया गया है कि अगर सामान्यतः वारंट मामले में वारंट ही जारी करता है, परंतु संहिता की धारा यानी कि CRPC की धारा 87 के तहत न्यायालय समन मामलों में भी समन के स्थान पर या इसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है। इसके प्रारूप द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में किया गया है तथा जमानती वारंट के बारे में प्रावधान धारा 71 CRPC में किया गया। विस्तृत प्रावधान अगर हम देखना CRPC में तो धारा 70 से लेकर 81 तक में किया गया है। ये हमारी वारंट मामले की परिभाषा जो CRPC में बताई गई वो हमने देख ली। इस तरह से हमारी ये परिभाषाएं कंप्लीट हो गई है। अब हम अगला देखते हैं। तो अब अगला कोई शब्द परिभाषित नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ बताया गया है। क्या बताया गया हम देख लेते हैं। देखिए CRPC में बताया गया, पहले BNSS देख लेते हैं। पहले CRPC देख लेते हैं। शब्द लास्ट की जो हमारी परिभाषा है CRPC की 2I है, इसमें बताया गया है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता में। क्या मतलब हुआ इसका CRPC में इन्होंने कह दिया। इन्होंने ये कहा कि देखिए यहाँ पे A से लेके Y तक जो CRPC में डिफिनेशन क्लास हमने बताई है, ऐसा तो है नहीं कि वही सारे शब्द हैं, इसमें और अन्य शब्द नहीं आएंगे। देखिए परिभाषा का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक शब्द जो आपको बार बार मिलेंगे उनका अर्थ बताया जाता है कि इसका मतलब क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जाती हैं, ताकि वो शब्द अगर आपको मिले तो आपको परेशान ना करे कि समन मामला होता क्या है, ये अपराध में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, जांच क्या होता है, विचारण क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया, तो 26 शब्दों को परिभाषित किया गया। क्या केवल यही शब्द हैं, आगे और कोई शब्द नहीं मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। अगर कोई शब्द ऐसा है जो इस परिभाषा खंड में नहीं दिया गया है तब हम उसका अर्थ क्या समझेंगे। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है, CRPC में बताया गया कि अगर कोई ऐसा शब्द है जो इस परिभाषा खंड में नहीं दिया गया, अगर उस शब्द की परिभाषा IPC 1860 में दी गई है तो उस शब्द का वही अर्थ निकाला जाएगा जो IPC में बताया गया है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं BNSS वाली पार्ट में। इसमें बताया गया उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, परिभाषित नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें कि अगर हमारे BNSS में कुछ चीज़ें, कुछ नए शब्दों को या ऐसा शब्द है जो परिभाषा में नहीं है लेकिन यहाँ पे वर्णित किया गया है
तो उनका क्या अर्थ निकालेंगे। तो बताया गया है कि यहाँ नहीं है, लेकिन वे शब्द या तो आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के और भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में बताए गए हैं। देखिए सीआरपीसी में केवल आईपीसी था, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर कोई शब्द या पद यहाँ बीएनएसएस परिभाषा खंड और 26 शब्दों में नहीं आता है, वो शब्द भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत परिभाषित है या आईटी एक्ट के अंतर्गत परिभाषित है, तो जो बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में या आईटी एक्ट में परिभाषा दी गई है, उसका सेम वही अर्थ यहाँ लिया जाएगा। इतना ये चीज़ सिंपल सा बता दिया, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जिसे थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हमारे यहाँ शब्दों को परिभाषित किया गया, वहाँ नहीं किया गया, उसकी तो पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। खैर इसको हम रोकते हैं, वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन खुशी की चीज़ ये है, अच्छी चीज़ ये है कि हमने डिफिनेशन क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा डिफिनेशन क्लास कंप्लीट हो गया है, 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट हुआ है। बट कोई नहीं, इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना चीज़ें आपको मैंने यहाँ बताया है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी और काफ़ी डीप में जाके मैंने बताया है। बट परेशान मत होइएगा कि मैम की वीडियो बहुत लंबी हो रही हैं, क्योंकि देखिए मैं चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू तक जा रहे हैं, भले उसमें हम 5 मिनट ज़्यादा समय ले रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताते चल रही हूँ। अगर आप यहाँ पे सुने रखेंगे, फिर यही चीज़ें आगे रिपीट होंगी, या इनके बारे में कोई चीज़ मैं बताऊंगी तो आपको याद आएगा, अच्छा ये तो डिफिनेशन क्लास में बताया गया था। आपको चीज़ें कोरिलेट होंगी अच्छे से, मतलब याद होगी, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड नज़र आएंगी, कनेक्ट होती हुई नज़र आएंगी कि हाँ ये चीज़ें वहाँ भी थी, यह बताया गया है। तो आप बस धैर्य के साथ सुनते जाइए अच्छे से। उम्मीद करिए कि जिस दिन हम ये सीआरपीसी कंप्लीट करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, आप ये जो बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है सीआरपीसी बीएनएसएस होता है, इसको लोग अक्सर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये जल्दी समझ नहीं आती है। बट आप इतना यकीन मान के चलिए कि जिस दिन हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे पूरी संहिता को, आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वाले व्यक्ति बन चुके होंगे कि आपकी अच्छी पकड़ इस सब्जेक्ट पे आ चुकी होगी और आप खुद भी अच्छे से अगले को पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि आपको बैठे बैठे यहाँ पर मैं क्लास के दौरान ही मैं आपको कोड की प्रोसीजर भी मैं बताती हूँ, और मैं एक एग्जांपल के जैसे भी मैं अच्छे से बताती हूँ चीज़ों को, आप ढंग से समझते भी है। आपकी सारी वीडियोज़ में मैं अपनी वीडियो जो है उसमें मैं आप सबका प्यार और सहयोग देख रही हूँ। आप लोग को जिस तरह से आप हमारी वीडियो को सराहते हैं, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और बस इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं जल्दी जल्दी ये वीडियोज़ लाती रहूँ, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को रोकती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।